देखो बेटा, लेके आ। ओके 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 ओके। अब हम लोग उन मिनरल को भी करेंगे जो हमसे छूट गए, ताकि ये ना हो कि जो लोगों ने अभी जल्दी जल्दबाजी में काम किया है उनसे गलती हो जाए। तो कल हम लोगों ने नाइट्रोजन पढ़ा, फास्फोरस पढ़ा, पोटेशियम पढ़ा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के बाद हमारे पास तीसरा मिनरल एलिमेंट कैल्शियम है। और ये आपको कराना है भाई साहब। जिन जिन लोगों ने ये ट्राई किया, देखना उनको कितनी मदद मिलेगी। चलो, कैल्शियम एब्जॉर्ब्ड एज, कैल्शियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब होगा। फंक्शंस याद है आपको? चलो भाई, फंक्शंस याद होने चाहिए सबको। फंक्शंस में आपको पहले एक एक करके उठाना है। बी में बायोमॉलिक्यूल बनाने में काम है कि नहीं है? बायोमॉलिक्यूल में कोई काम नहीं है। बोलो, क्या ये एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड बनाता है? कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट रोल नहीं है। ऐसे लिखना था। क्या ये किसी एंजाइम एक्टिविटी में है? यस, बहुत सारी एंजाइम एक्टिविटी में इसका रोल है। बहुत सारी एंजाइम एक्टिविटी में रोल है, याद रखना है। देयर आर सो मेनी एंजाइम। अच्छी बात है कि आपको एंजाइम पढ़ने नहीं है। ओके, आगे बोलो। सॉल्यूट कंसंट्रेशन में इसका रोल है। याद रखना, बुक नहीं लिखती, लेकिन सॉल्यूट कंसंट्रेशन में पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम का भी रोल होता है, लेकिन उतना नहीं जितना पोटेशियम का होता है। दुनिया का हर मिनरल सॉल्यूट में कुछ ना कुछ बेटा अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इसके अलावा क्या रिमार्क है आपके पास? बताइए। पहली बात तो है कैल्शियम पेक्टेट। किसी को याद है? देखो भाई, आप लोग को बताना चाहिए, कैल्शियम पेक्टेट है और ये सेल वॉल सिंथेसिस में हेल्प करेगा। और सेल वॉल सिंथेसिस में मिडिल लैमेला, कौन सा सर जी? मिडिल लैमेला बनाने में मदद करेगा। इट इज मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला को बनाने में मदद करेगा। तो कैल्शियम पेक्टेट along with cell wall synthesis and middle lamella। इसके अलावा कोई कौन में? मेम्ब्रेन एक्टिविटीज। और मेम्ब्रेन में एक्टिविटीज के साथ मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। मेम्ब्रेन की एक्टिविटी में मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इसी का काम है, याद रहेगा। मेम्ब्रेन एक्टिविटी के अलावा यस, माइटोटिक स्पिंडल। ये माइटोटिक स्पिंडल बनाने में काम आता है ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ। माइटोसिस, और कुछ, और कैटायन और एनायन बैलेंस। एक और बंदा कैटायन एनायन बैलेंस कर रहा था। कैल्शियम की पोटेशियम कैटायन एनायन बैलेंस करता था। अब एक बच्चे ने बोला कि सर ओल्डर टिश्यू में रुकेगा। ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। दो लोग हैं जो रीमोबिलाइज नहीं होते, एक कैल्शियम, एक सल्फर। और सल्फर के भी ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। मोबिलाइज होते हैं कि नहीं होते? नहीं। खत्म कैल्शियम। इतना बवाल नहीं जो लोग कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। फंक्शन में 20 लिखना है। बायोमॉलिक्यूल में कोई रोल है कि नहीं है? एंजाइम एक्टिविटी में कोई रोल? एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में कोई रोल? एंजाइम एक्टिविटी में बहुत सारे रोल है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन में थोड़ा बहुत रोल है, क्योंकि कैटायन और एनायन बैलेंस कर रहा है। माइटोटिक स्पिंडल बनाने में काम कर रहा। मेम्ब्रेन एक्टिविटी में मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मेंटेन कर रहा। मिडिल लैमेला बना रहा है, और मिडिल लैमेला बन रहा बाय द कैल्शियम पेक्टेट। जानते हो, अगर आपकी तरफ से 100% सपोर्ट मिलता ना, तो ये टाइम बच जाता और हम लोग इस टाइम को यूज कर पाते अच्छे और काम में। आप लोगों के 100% सपोर्ट न मिलने की वजह से ये सब चीजें हैं। और सुनो, कोटा 18 जनवरी से फिर से खुल रहा है। कंपटीशन फिर हमारे पास सामने है। अगर हम लोग उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं, ध्यान सुनो, क्योंकि हमें उन्हीं से compete करना, तो हमको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो वहां करते हैं। हम मिनिमम संसाधनों में, कम संसाधनों में यहां पर वो कर दें। और ये तभी पॉसिबल है जब हम सब मिल करके काम करें। लगान पिक्चर में उनके जीतने का कारण ये नहीं था कि वो अच्छे खिलाड़ी थे, क्योंकि सब मिलजुल करके काम कर रहे थे। अगर हम सब मिलजुल के काम करेंगे तो हमारे लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये मार करके मुझे बहुत खुशी नहीं मिलती कि मैं तुम्हें 2 डंडे मार दूं तो मेरा कोई सेटिस्फेक्शन हो गया। जस्ट बिकॉज मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने देखो इतना कहने के बावजूद भी मेरी बात नहीं सुनी। कैल्शियम निपटा। बताओ, कैल्शियम के बारे में पूछ लेता हूं, याद रहेगा? कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम एब्जॉर्ब है, कैल्शियम प्लस, पक्का? Ca+2 कैटायन के एनायन, कैटायन। 4 फंक्शन याद है? बायोमॉलिक्यूल में एज सच रोल
एनर्जी रिलेटेड में कोई रोल, एंजाइम एक्टिविटी में है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, रिमार्क में ज्यादा है। रिमार्क में हमने देखा सेल वॉल सिंथेसिस, कैल्शियम पेक्टेट, मेम्ब्रेन एक्टिविटी है और स्पिंडल फॉर्मेशन करेगा और कैटायन आयन बैलेंस करेगा। इसका मतलब कैल्शियम में बफरिंग कैपेसिटीज हैं। आगे चलो, मैग्नीशियम, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते थे तुम लोगों ने बेटा कोताही बरती है। एब्जॉर्ब एस Mg+2, कैटायन कैनायन कैटायन, फंक्शन याद है? बहुत कम फंक्शन है। यस, बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल में ये प्रोटीन सिंथेसिस में इनडायरेक्ट रोल करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में इसका इनडायरेक्ट रोल क्यों? क्योंकि ये राइबोसोम की यूनिट को मेंटेन करता है। क्वेश्चन कई सालों से पूछा गया, कई सालों से। फिर सुनो इसको, राइबोसोम की एक लार्जर यूनिट और एक स्मॉलर यूनिट, इन दोनों को आपस में जोड़ता है भाई मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ना होता तो राइबोसोम आपस में नहीं जुड़ते, और राइबोसोम आपस में नहीं जुड़ते तो एमआरएनए से प्रोटीन, यहां पर एमआरएनए ना जुड़ता, और अगर एमआरएनए ना जुड़ता तो इससे क्या ना बनती? प्रोटीन। तो प्रोटीन में डायरेक्ट रोल है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। मैग्नीशियम प्रोटीन सिंथेसिस करता है डायरेक्टली कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। बताओ, कार्बोहाइड्रेट में रोल नहीं है, प्रोटीन में है। और बताओ, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में भी हेल्प है। न्यूक्लिक एसिड में दोनों तरीके के आरएनए यानी डीएनए और आरएनए दोनों को बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्व है। मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसे आयन है जो एंजाइम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा। ठीक, बायोमॉलिक्यूल में, लिपिड में ऐसा कोई रोल नहीं है। अब आइए एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, बिल्कुल बड़ा सा एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। ये ना होता तो क्लोरोफिल ना बनती। क्लोरोफिल बनाने में इसका बहुत रोल है। देखो रट्टा नहीं है, बिल्कुल समझने वाली, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। क्लोरोफिल में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दो ही मिनरल एलिमेंट का जरूरत था। एनर्जी रिलेटेड के बाद एंजाइम एक्टिविटी में, यस, सो मैनी एंजाइम, कम से कम 2 एंजाइम तो मैंने ही बताए थे आपको। एक तो था रूबिस्को, दूसरा PET कार्बोक्सिलेज। अब जरा एक कॉन्सेप्ट सुनो, ज्यादातर काइनेज एक्टिविटी करने वाले एंजाइम, काइनेज, ये वो एंजाइम होते हैं जो ATP का आदान प्रदान करते हैं। ऐसे सारे एंजाइम में मैग्नीशियम ज्यादातर समय पर यूज होता है। मैग्नीशियम का बहुत यूज है। जैसे तुमसे कोई बोले हेक्सोकाइनेज, मैग्नीशियम, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, मैग्नीशियम। तो जहां पर भी ATP सिंथेसिस का स्टेप है वहां पर मैग्नीशियम एज अ आयन यूज हो रहा है। और मैग्नीशियम ETS के मॉलिक्यूल में भी है। व्हाट इज ETS? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ETS के एंजाइम में भी मैग्नीशियम की जरूरत है, तो एंजाइम एक्टिविटी भी है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन है सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बताओ, रिमार्क पढ़ोगे? क्या लिखा? मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, पहले ही बोल दिया था, मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। और कुछ? ऑफ राइबोसोम, बस इतना लिख करके आगे बढ़ जाते। कहां इसमें दिक्कत है? कल को मैं बोलूं कोई भी काइनेज एंजाइम होगा उसमें मैग्नीशियम का रोल है। यस, मैग्नीशियम का रोल है। रूबिस्को में मैग्नीशियम का, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज में मैग्नीशियम। मैं अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहता। तुमको लगता होगा सर अपना काम हट नहीं करना चाहता, लेकिन ये तुम करते तो बेहतर होता। और जिन लोगों ने किए उनको मजा आ रहा है, और जिन्होंने नहीं किए उनको लग रहा सब कुछ नया। मैग्नीशियम हटाया, चलो अब बताओ। सल्फर, सल्फर इज एब्जॉर्ब एज सल्फेट, SO4 2- H2SO4 सुने हो? उसी एसिड का सॉल्ट है सल्फेट, तो सल्फेट के रूप में यूज होता है। यस, अब बताओ क्या इसके फंक्शन याद रहेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है इनको याद करना। जैसे कि मैं बोलूं कार्बोहाइड्रेट बनाने में इनका रोल नहीं, प्रोटीन बनाने में है, क्योंकि दुनिया में 2 ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके पास सल्फर होता है। ये मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया, सिस्टीन एंड मिथियोन। तो आपको मालूम है प्रोटीन बनाने में है, क्योंकि अमीनो एसिड 2 हैं, एक है सिस्टीन
और दूसरा कौन, मिथियोनिन। ये मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया था कि सिस्टीन और मिथियोनिन में सल्फर कंटेन है, सल्फर बहुत पाया जाता है सिस्टीन और मिथियोनिन नाम के अमीनो एसिड में। और अगर अमीनो एसिड में बेटा सल्फर है तो प्रोटीन में अपने आप सल्फर होगा, यस और नो। याद करो, प्रोटीन के बाद न्यूक्लिक एसिड में बहुत माइनर रोल है। वैसे बुक में लिखा है कि नहीं लिखा, आई डोंट, नहीं लिखा तो हटा दो। अब बताओ, लिपिड में कोई रोल, लिपिड बनाने में कोई रोल नहीं। अब देखना, दो और मॉलिक्यूल हैं जिनको हम लोगों ने विटामिन्स बोला है। क्या बोला है? विटामिन्स में भी सल्फर है। क्या नाम दिया गया है? क्या क्या? बायोटिन दिया है, और थायमिन नहीं, हाँ किसी ने थायमिन बोला, थियामिन और कोएंजाइम ए। बायोटिन, थियामिन और कोएंजाइम ए नाम की विटामिन्स में बहुत ज्यादा सल्फर है, और यहीं से क्वेश्चन उठाया जाएगा, और जिस दिन आएगा उसी दिन तुम्हारी हालत खराब। बताओ, दो अमीनो एसिड जिनमें बेटा सिस्टीन और मिथियोन, और विटामिन्स में बायोटिन, थियामिन, कोएंजाइम। कुछ रिमार्क बचा? बोलो। हाँ, केवल ETS के एंजाइम, मैं भूल गया यार, एंजाइम लिखना भूल गया, तो यहां लिख सकते हो ETS के बहुत सारे एंजाइम। व्हाट इज ETS? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ध्यान सुनना, कौन कौन से एंजाइम, ध्यान से सुनना। इनमें से है एक आयरन सल्फर प्रोटीन, FeS प्रोटीन। इसी के साथ एक और प्रोटीन है फेरोडॉक्सिन, जिसमें आयरन के साथ साथ सल्फर भी है। फेरोडॉक्सिन में आयरन और सल्फर दोनों है। इट इज नोन एज आयरन सल्फर प्रोटीन। ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आयरन सल्फर प्रोटीन और फेरिडॉक्सिन और फेरोडॉक्सिन, सॉरी फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन नाम की एक प्रोटीन है जिसमें सल्फर पाया जाता है, और ये ETS में पाई जाती है, आयरन सल्फर प्रोटीन। तो आयरन सल्फर प्रोटीन में केवल सल्फर है कि आयरन भी है? आयरन। सल्फर खत्म, सर नहीं आया, आया? चलो पूछते हैं। सल्फर एब्जॉर्बेस, बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट बनाने में यूज है, प्रोटीन बनाने में है। क्या अमीनो एसिड है? अमीनो एसिड में कौन कौन? सिस्टीन, और अमीनो एसिड के साथ साथ विटामिन है, 3 विटामिन, बायोटिन, थियामिन, कोएंजाइम ए। याद है? इसके अलावा ETS, आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरिडॉक्सिन। याद रहेगा? सल्फर के बाद आयरन। ये क्वेश्चन आया है, आपकी बुक बोलती है आयरन जनरली Fe+2 के रूप में एब्जॉर्ब होता है, Fe+3 के रूप में एब्जॉर्ब होता है, और NTA ने जिस साल ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने कहा दोनों तरीके से एब्जॉर्ब होता है। दोनों ऑप्शन थे, Fe+2 भी और Fe+3 में। जरा NCERT देखो क्या लिखा है, आ गया? बटवाओ, अरे बटवाओ, खाने दो बच्चे, शोर मत करना, और जिसने भी 2 लिया उसका सिलेक्शन नहीं होगा। हर आदमी को 1 लेना, जिसने भी 1 से ज्यादा लिया, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, जिसने भी 1 से ज्यादा लिया वो भी मुझसे बिना पूछे, मुझसे पूछ के 1 से ज्यादा ले सकता है, बिना मुझसे पूछे 1 से ज्यादा, उसका सिलेक्शन नहीं होना, और 1 लेगा तो उसका 100% सिलेक्शन होना है। तो आयरन एब्जॉर्बेस Fe+2, Fe+3 मेनली आपकी NCERT में Fe+3। लेकिन अगर आंसर आए कि Fe+2, Fe+3 दोनों। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, याद रखना, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। तो आया था Fe+2, Fe+3 बोथ, तो क्या लगाओगे? बोथ। NCERT में क्या लिखा है? Fe+3। आगे चलो, फंक्शंस। पता नहीं सर क्या क्या फंक्शंस है, गड़बड़ मत करो क्लास को, बाकी सब ठीक है, बाकी सब में तभी मजा है जब पढ़ाई अच्छी हो। किसी भी कारण से आज की क्लास को अच्छा ही करना है, ताकि जिन्होंने छोड़ा है उनको लगे कि गड़बड़ किया उन्होंने छोड़ा।
अच्छा करना है। बताओ फंक्शंस में याद रहेगा। बताओ पहला बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में हेल्प, प्रोटीन में है डायरेक्ट की इनडायरेक्ट। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस में इनडायरेक्ट रोल है, याद रखना। प्रोटीन सिंथेसिस में इनडायरेक्ट रोल है। बताओ प्रोटीन के बाद न्यूक्लिक एसिड में कोई रोल नहीं है और लिपिड में भी कोई रोल नहीं, हटा दिया। इसके बाद आया एंजाइम एक्टिविटी। देयर आर मैनी एंजाइम जिनकी एक्टिविटी में आयरन का रोल है। एक तो मैं ही जानता हूं। क्या मैंने आपको एकोटिनेज नाम का एंजाइम पढ़ाया था? एकोटिनेज नाम के एंजाइम में यस आयरन की जरूरत पड़ती है। कैटालेज नाम के एंजाइम में यस, कैटालेज नाम में हीम नाम का एक ग्रुप होता है और हीम में क्या पाया जाता है? आयरन। याद होगा हीम जो था वो एंजाइम था कि प्रोस्थेटिक? हाँ हाँ, क्या होता है? हाँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा था आयरन का मग, मैंने बोला था वो सारे लोग क्लोरोसिस करेंगे जिनकी कमी की वजह से क्या हुई थी? क्लोरोसिस। तो बताओ मैंने क्या बोला था? मंजन मोशन आयरन का, तो वहां पर है, लेकिन डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? तो आप लिख सकते हो कि क्लोरोफिल सिंथेसिस में रोल है। रोल है। रिमार्क में लिख दे रहे, अब कोई बात नहीं, एनर्जी रिलेटेड में आ गया तो लिख दिया, एनर्जी रिलेटेड में है। बताओ एंजाइम एक्टिविटी में है, एस सॉल्यूट कंसंट्रेशन में एस रोल नहीं। अब रिमार्क में लिखो ईटीएस। व्हाट इज ईटीएस? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एफईएस प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरिडॉक्सिन प्रोटीन, डॉक्सिन प्रोटीन, इनमें आयरन है। साथ में साइटोक्रोम, जितने भी साइटोक्रोम मिलेंगे उनमें आयरन जरूर है। और आपको याद होगा B1, BC1C और AA3, BC1, C, A और A3, ये 5 साइटोक्रोम है जो बेटा ETS ऑफ रेस्पिरेशन में, इन सब में आयरन है। इन दो में आयरन के साथ साथ कॉपर भी है। तो कॉपर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मालूम चलेगा साइटोक्रोम में आयरन के साथ साथ कॉपर भी है। सारे साइटोक्रोम में कि A और A3? वो भी A3 में मेन, A3 में मेनली कॉपर है आयरन के साथ। हाँ भाई, और कोई काम? अरे ये पहले पढ़ा चुके बेटिया। आयरन एक अकेला एलिमेंट है जो ब्रिज की तरह काम करता है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के रेस्पेक्ट में कम चाहिए कि ज्यादा, और मैक्रो के रेस्पेक्ट में कम। तो जब ये बोला जाए इट रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट, तो किसके रेस्पेक्ट में लार्ज? माइक्रो के रेस्पेक्ट में लार्ज और मैक्रो के रेस्पेक्ट में कम। याद रखेंगे। चॉकलेट फिर भी मिल जाएगी, ये देखो, वो देख रहा है भगवान कहीं कम ना पड़ जाए। मिलेगी मिलेगी बेटा, और मंगा लो, कम नहीं पड़ेगी, और मंगाएंगे। आओ आगे चलते हैं। मैग्नीज, अब मन ना लगेगा सर। मैग्नीज एब्जॉर्ब एज मैग्नस आयन, ये मैग्नस आयन है, Mn+2 मैग्नस। अच्छा भाई ये मैग्नस आयन। बताओ फंक्शन। अरे इधर देखो बेवकूफों, मिलेगी, सबको मिलेगी चॉकलेट। बताओ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में हेल्प, प्रोटीन में डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है, बुक में नहीं दिया तो मैं नहीं लिख रहा हूं। बताओ लिपिड में आप कुछ नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। न्यूक्लिक एसिड में, इसमें भी नहीं है। तो बायोमॉलिक्यूल में डायरेक्ट रोल एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस में थोड़ा बहुत रोल है। आपके पास नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, बातें मत कर बेवकूफ। इधर बताओ क्या ये एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड बनाएगा? कौन सा? पता नहीं यार। मंजन मोशन में मंजन है, इसका मतलब है मैग्नीज है। क्लोरोफिल इनडायरेक्ट, इनडायरेक्टली क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प कर रहा। एंजाइम एक्टिविटी बहुत खतरनाक है। हर उस जगह जहां मैग्नीशियम काम कर सकता है मैग्नीज भी काम करता है।
मैग्नीज की एंजाइम एक्टिविटी बहुत सारी है। Mn2 इज रिक्वायर फॉर एंजाइम एक्टिविटी। जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ करके चॉकलेट की तरफ ध्यान दिया वो बर्बाद हो जाएंगे। यहां देखो, ये आना चाहिए, उसके बाद चॉकलेट खाओ। एंजाइम एक्टिविटी। अब बताओ, यस मुझे बताओ, सॉल्यूट कंसंट्रेशन में सच रोल नहीं है। अब आओ रिमार्क। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान, किसके दौरान? फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर को ब्रेक करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में पानी का टूटना, इट इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इट इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की फोटोलिसिस में मैग्नीज का बड़ा रोल है। और कुछ? बस इतना याद कर लो, आगे बढ़ जाओ। जिंक, जिंक के तो बहुत ही कम काम दिए गए, और ये भी ना हो पाए तुमसे, हटाएं। बताओ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में दो आयन है, एक मैग्नीज और दूसरा क्लोरीन। क्लोरीन का भी यूज है और मैग्नीज का भी यूज है। चलो आगे पढ़ते हैं। यस, जिंक एब्जॉर्ब एज जिंक +2 कैटायन केनाइन कैटायन। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनो, तुम जितना कम सुनोगे उतने मुश्किल में जाओगे। चलो, बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में डायरेक्ट रोल, प्रोटीन में नहीं है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड में भी नहीं है। अच्छा बताओ, लिपिड में भी नहीं। तो क्या ये कोई बायोमॉलिक्यूल नहीं बनाता? एंजाइम एक्टिविटी में रोल है। देयर आर सो मैनी एंजाइम जिनकी एक्टिविटी में जिंक का रोल है। दो तो तुम्ही को मालूम है, एक कौन? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो बहुत सारे एंजाइम की एक्टिविटी में सॉल्यूट कंसंट्रेशन में ऐसा कोई ग्रेट इफेक्ट नहीं है सॉल्यूट कंसंट्रेशन पे, बट इसके रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, इसके रिमार्क में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन सिंथेसिस। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जिसकी सिंथेसिस में बहुत यूज किया जाता है, और जब भी क्वेश्चन जिंक का बनेगा यहीं से बनेगा, हमेशा यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ऑक्सिन सिंथेसिस, ये प्लांट हार्मोन है, इस प्लांट हार्मोन की सिंथेसिस में जिंक का रोल है। और बताओ, एक्टिव सेल डिवीजन। यस, हर उस जगह पर जहां पर एक्टिव सेल डिवीजन चल रहा है, एक्टिव सेल डिवीजन चल रहा है, वहां पर मिलेगा। अब बताओ, क्या मैं यहां पर लिस्ट बनाऊं? एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, बड्स, यंग लीव्स, हर उस जगह जहां पर भी एक्टिव सेल डिवीजन चल रहा है वहां पर जिंक की जरूरत है। अरे पढ़ लो यार, दो चार और बचे, हटाएं। अच्छा बताओ, जिंक के बाद कॉपर। कॉपर इज एब्जॉर्ब एज Cu+1 की +2, क्यूप्रस की क्यूप्रिक, दीज आर द क्यूप्रिक आयन। अब यहां ध्यान दो, फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट में डायरेक्ट रोल नहीं है, प्रोटीन में डायरेक्ट रोल नहीं है, यस, न्यूक्लिक एसिड में भी कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, और लिपिड सिंथेसिस में भी एनसीईआरटी में कोई डायरेक्ट रोल नहीं दी। बोल रहा है कि एंजाइम एक्टिविटी में यस इट मे बी, एंजाइम एक्टिविटी में कुछ रोल हो सकते हैं, लेकिन एंजाइम के नाम नहीं दिए गए। सॉल्यूट कंसंट्रेशन में थोड़ा बहुत रोल होगा तो होगा, अदरवाइज छोड़ दो। हाँ भाई, अब रिमार्क लिखाओ। हाँ, ETS, व्हाट इज ETS? क्या आपको साइटोक्रोम A और A3 याद है? A और A3 को बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इन दोनों के ग्रुप का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कुछ किताबें A3 को केवल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज लिखती हैं, और वो बोलती हैं इनमें आयरन के साथ साथ कॉपर के भी सेंटर हैं। तो आयरन और कॉपर के सेंटर
साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में। एनीवन जिसको चॉकलेट नहीं मिली, हाथ उठाए प्लीज। उधर भैया नहीं बेटा, और इधर सूर्या को भी नहीं मिला। देख लो भैया, जिनको ना मिली हो दे दो। इधर देखो, इधर अंकित आ रहे, इसको दे दो, सबको मिलनी चाहिए। उधर देखो, नहीं मिली कई लोग, इसको। अरे हम उसका केयर करने के लिए हैं। अभी बाप जिंदा है, अभी पापा घर में है। अब तुम अपना काम करो। तुम्हें मिला कि नहीं मिला? ला भैया दो, ला भैया दो, इनको भी दो। अरे सर मेरे को पढ़ाना है, अब इनको दे दो पहले, नहीं तो ये सबसे ज्यादा मार खाएं आज। क्या यार, हम भी पागल हैं, पहले मारते हैं फिर चॉकलेट खिलाते हैं। हाँ, सारे किसी को नहीं छोड़ा आज। और बच्चों मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। अरे हैप्पी न्यू ईयर तो चल ही रहा है। और तुम लोगों ने कहा था कि सर हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी चाहिए, ये है पार्टी। हाँ बेटा, और काहे की? कार वाली। अरे लोन पे है बेटा, जब लोन चुक जाएगा पार्टी मिल जाएगी। आ जाओ बेटा। ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में हर एलिमेंट हेल्प करता है। अगर इसमें लिख दिया गया तो कोई अलग बात नहीं। ओवरऑल मेटाबॉलिज्म अगर लिखा गया है तो एवरी एलिमेंट हेल्प इन ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। ओके, सो कॉपर के बाद बोलो, कॉपर के बाद बोरॉन, और इसका आयन सबसे खतरनाक है। तो बोरॉन के आयन को बहुत आराम से पढ़ना। BO3 3 माइनस की 2 माइनस, और इसके अलावा B4O7 2 माइनस, इनके आयन सबसे ज्यादा। इट इज बोरेट एंड हाइपोबोरेट। कौन है बोरेट? मुझे नहीं मालूम, आप लोग केमिस्ट्री में पूछ लीजिएगा। हाँ, और इसके फंक्शन भी सबसे खतरनाक बोरॉन के। अगर मुझे मिनरल न्यूट्रिशन में एक क्वेश्चन पूछना हो, आई विल आस्क फ्रॉम द बोरॉन, क्योंकि उससे आपको बहुत मुश्किल आ जाएगी। पहली बात, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में कोई रोल नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल, डायरेक्ट रोल नहीं। अच्छा बताओ, लिपिड सिंथेसिस में कोई रोल नहीं है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में कोई रोल नहीं है, लेकिन एंजाइम एक्टिविटी में देयर में भी सम रोल। और बाकी चीजों को छोड़ दो, और इसमें जो काम है सब के सब रिमार्क में आते हैं। जैसे एक तो ये सुक्रोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जिसको हम लोग मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस बोलते थे, याद है? मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस में कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन हो रहा है, और ट्रांसलोकेशन करते वक्त हम लोग कहां से कहां ट्रांसलोकेशन करते थे, याद है? कहां से कहां? फ्रॉम सोर्स टू सिंक। हाइपोथेसिस का नाम मास फ्लो। तो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में बोरॉन के बहुत बढ़िया रोल है। दूसरा, पॉलन जर्मिनेशन के भी रोल है। पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन को जर्मिनेट करना है, और इसके जर्मिनेशन करने के लिए वी नो द स्टिग्मा, और स्टिग्मा पे पॉलन का ग्रो ट्यूब के रूप में, दैट इज नोन एज पॉलन ट्यूब। पॉलन जर्मिनेशन में बहुत रोल है। तो दो काम, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, पॉलन जर्मिनेशन। और कुछ दिया है? हाँ, एक मिनट, मैं भूल रहा हूं, आप एक एक करके बोलो। सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, सही बात है। सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, एंड सेल डिफरेंशिएशन।
और सेल इलॉन्गेशन, साथ में सेल इलॉन्गेशन। और कुछ? हाँ, ये अजीब एलिमेंट है, अपना तो यूटिलाइजेशन करता ही है, साथ में कैल्शियम, हेल्प इन द कैल्शियम यूटिलाइजेशन। अरे ये लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, पहला काम वही लिखा है, हेल्प इन कैल्शियम यूटिलाइजेशन। कैल्शियम यूटिलाइजेशन में बड़ा हेल्प करेगा एंड इट इज अ बोरॉन। दो चीजें मत भूलना, इनके आयन और इनके फंक्शंस। अगर आप ये कर गए होते ना तो आज हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके होते चैप्टर में। यहीं पर गड़बड़ करते हो तुम लोग, धोखा दे जाते हो। चलो बोरॉन के बाद मॉलिब्डेनम एब्जॉर्ब एज, हाँ इस पे MoO2 प्लस में है कि माइनस में? 2+, यही है ना? हाँ, मॉलिब्डेट आयन, इट इज नोन एज मॉलिब्डेट आयन। यस, मॉलिब्डेनम, एवरीवन हियर। कार्बोहाइड्रेट में कोई काम नहीं है, प्रोटीन में कोई काम नहीं है, लिपिड में कोई काम नहीं है, न्यूक्लिक एसिड में कोई काम नहीं, लेकिन एंजाइम दो बताए थे मैंने, बोलो कौन? नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज और दूसरा नाइट्रोजन। और इसीलिए इनका एक काम यह है कि ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बड़ा हेल्प करते हैं। नाइट्रो रिडक्टेज, इसमें से कौन ऐसा है, सॉरी नाइट्रोजिनेज, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो बेटा प्रोटीन सॉरी नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है? नाइट्रोजन। सो इसीलिए बोलते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इनका बड़ा रोल है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बड़ा रोल है। तो जिनकी पहली क्लास है वो घबराए नहीं, किसी एक बच्चे की आज पहली क्लास भी थी, वो घबराए नहीं क्योंकि उनको लगेगा सर पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। ये मैं इसकी भूमिका कल पढ़ा चुका हूँ, कल पीछे मैंने इसकी समझा रखी है। इस वजह से हम लोग इनमें पॉइंट ऐड करते जा रहे हैं। पहला कॉलम मिनरल, दूसरा आयन, तीसरा फंक्शन। कोई रिमार्क है इसमें? रिमार्क नहीं, हटा रहे हैं? चलो हटा दिया। मॉलिब्डेनम के बाद आखिरी एलिमेंट, ये भी करवा ही लिया तुमने, क्लोरीन। बताओ कैसे एब्जॉर्ब होता है? क्लोराइड आयन, Cl- आयन। यस, फंक्शन याद है? हाँ, फंक्शन बोलो। कार्बोहाइड्रेट में कोई रोल नहीं, प्रोटीन में रोल, अच्छा लिपिड में भी रोल नहीं है, न्यूक्लिक एसिड में भी रोल नहीं। एंजाइम, एंजाइम एक्टिविटी का आई डोंट नो, एंजाइम एक्टिविटी के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है? नहीं लिखा। अच्छा बताओ, सॉल्यूट कंसंट्रेशन में है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन के दौरान ये कैटायन एनायन बैलेंस, दूसरा बंदा है जो कैटायन एनायन बैलेंस करता। पहले कौन करता? पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। तीसरा बंदा कैटायन एनायन बैलेंस। कैटायन एनायन बैलेंस करने वाले तीन एलिमेंट के नाम बताओ? पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन। और इसके अलावा रिमार्क, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अभी अभी पढ़ाया था, फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर को तोड़ता है, एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मैं जानता हूं जितने कम तरीके से तुमने इसको सुना, एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% तय है। अब मैंने अपना काम कर दिया, आपसे करवाने की कोशिश की, दोनों में आप फेल हो चुके हो। मेरे काम करते वक्त भी आपका सपोर्ट अभी भी नहीं था। अब मैं तुमको एक सीरियस बात बता रहा हूं, तुम पिछले 7 साल का पेपर उठाओ और कोई भी पेपर में बिना मिनरल का क्वेश्चन देख लो, पेपर देख लो, एक ना एक क्वेश्चन मिनरल से आना ही है, उनके फंक्शन से आना ही है। तो ये एक तरीके का आउट क्वेश्चन है, मिनरल से एक क्वेश्चन आना आउट है। तो ये जो तुमने 13 एलिमेंट लिखे हैं, 17 की बजाय कितने? 13, इनमें से एक फंक्शन आना जरूर है। और इसको रिवाइज करते रहिए डे टू डे। अब देखिए, मेरा बच्चा खड़े होकर के कभी भी पूछ सकता, 3 महीने बाद भी बता देगा मॉलिब्डेनम कैसे एब्जॉर्ब होता है। MoO2 2+, बोरॉन BO3 3- B4O7 2।
और मेरा ये चार्ट बनवाने का उद्देश्य केवल यही था कि आप एक बार गो थ्रू हो जाओ इससे। कल को आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यूं ना लगे कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया। मैंने आपसे कराने की कोशिश की, मैंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की। नाउ थर्ड टर्न, इसके बाद माफी नहीं मिलेगी। इन 13 के 13 एलिमेंट को टिप पे रखना है। मैं कैसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखो कैसे, मैं एक एक करके नहीं पूछूंगा। मैंने ऑल द एलिमेंट विच हेल्प इन द कैटायन एनायन बैलेंस, ऑल द एलिमेंट विच हेल्प इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्लोरीन है, मैग्नीज। पक्का? वो कौन कौन से एंजाइम है जिनमें जिंक का रोल है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अल्कोहल डिहाइड्रेट। जब मैं इस तरीके के क्वेश्चन पूछूंगा तो आपके जवाब तुरंत तैयार होने चाहिए कि सर हमने तैयार करा। समझ गए? और इस तरीके से हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कूदते हैं, एंड दैट इज नोन एज टॉक्सिसिटी ऑफ मिनरल एलिमेंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट। एंड दिस इज अ फ्रेश टॉपिक। अब आपको लगता है कि ये नहीं आ रहा है, आज आपका पहला दिन है, तो भी आपको ये समझ में आना चाहिए। कल आपको मैंने ऑप्टिमम कंसंट्रेशन के उदाहरण बताए थे और मैंने ऑप्टिमम कंसंट्रेशन की डेफिनेशंस आपको सिखाई थी। और ऑप्टिमम कंसंट्रेशन समझाते वक्त मैंने आपको बताया था कि इट इज अ रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। और जब मैंने आपको रेंज ऑफ कंसंट्रेशन सिखाई थी तो मैंने कहा था इसकी दो बाउंड्री हो सकती हैं, एक लोअर और एक अपर। मैंने एक हाइपोथेटिकल ऐसा झूठा मूठा एक उदाहरण लिया था। मैंने कहा था कोई ए नाम का मिनरल है जिसकी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन 20 से 25 मिलीमोल है, तो इसकी दो बाउंड्री हुई, एक लोअर और एक अपर। मैंने लोअर बाउंड्री का नाम रखा था क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। आज देखिए मैं कैसे पैतरा बदलता हूं और फिर से मैं वही बात लिखूंगा। आपको लगेगा यार कल क्यों नहीं बताया। कल अगर मैं बात बताता आप इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। दिस इज द क्रिटिकल कंसंट्रेशन फॉर डेफिशिएंसी, इट इज फॉर डेफिशिएंसी। ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन है लेकिन डेफिशिएंसी के लिए। एंड दिस अपर बाउंड्री इज ऑल्सो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ये भी क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, लेकिन दिस इज अ क्रिटिकल कंसंट्रेशन फॉर टॉक्सिसिटी। और फिर यहां से एक फीलिंग आती है, फीलिंग ये आती है कि अगर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से कम हुआ, जो कि मैंने कल पढ़ाया था, अगर कोई मिनरल एलिमेंट ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से कम हुआ तो क्या कहलाता था? डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। तो अगर कहीं ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से ज्यादा हुआ तो क्या कहलाएगा? टॉक्सिसिटी। तो मेरे पास सिंपल सी डेफिनेशन है, whenever there is a concentration of mineral more than the critical concentration for toxicity, या फिर the concentration of mineral essential mineral element more than optimum concentration, it is known as toxicity। और यहीं पर सोचने की जरूरत यह है कि अगर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में कोई भी मिनरल है तो पौधे की ग्रोथ मिनिमम की मैक्सिमम ग्रोथ है। और मैंने आपको सिखाया था कि अगर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से कम हुआ तब भी रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ होगा, अगर ज्यादा हुआ तब भी ग्रोथ का क्या होगा? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन तो दोनों ही वजह से। अगर आपने ऑप्टिमम से ज्यादा ले लिया तो भी ग्रोथ कम हो जाएगी, और ऑप्टिमम से कम ले लिया तो भी ग्रोथ कम हो जाएगी। आपको रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में रहना है, वो नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में रहना जिसमें ग्रोथ मिनिमम की मैक्सिमम। और यहां से मुश्किलें शुरू ये हुई
कि ये डेफिनेशन परफेक्ट है ही नहीं। हमें नहीं मालूम कितनी कंसंट्रेशन ऑप्टिमम है, हमने अभी एज अ किसान की तरह अपनी फर्टिलाइजर डाल दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा यार कितना मिलीग्राम पहुंच गया। ऐसा तो नहीं कि हर पौधे में हम मिलीग्राम और मिलीमोल डालेंगे, जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं देखते हैं, नहीं देखते। अब ध्यान से सुनना, जब भी मैंने आपको न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन सिखाई थी और बोला गया था कि 17 मिनरल एलिमेंट हैं जो इसेंशियल है, कैसे है इसेंशियल, और इनमें मैंने आपको दो तरीके के लोग पढ़ाए थे, एक कौन मैक्रो और एक कौन माइक्रो। तो मैंने पढ़ाया था आपको कि मैक्रो जनरली 10 मिलीमोल से कम चाहिए कि ज्यादा, हाँ, पर किलोग्राम ड्राई वेट में 10 मिलीमोल से ज्यादा। तो 10 से ज्यादा तो 20 भी है, 25 भी 10 से ज्यादा है, 50 होना भी 10 से ज्यादा है। तो चाहे 20 लो, चाहे 25 लो, चाहे 50 लो, मैक्रो को तो टॉक्सिसिटी शो नहीं करनी चाहिए। फिर से सुनो, जागो, फिर से। मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाते वक्त बोला था कि न्यूट्रिएंट दो प्रकार के, एक कौन मैक्रो और एक मैक्रो की रिक्वायरमेंट कम की ज्यादा, ज्यादा, जिसकी डेफिनेशन में ऑलरेडी ये लिखा गया कि उसे ज्यादा चाहिए, उसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस कम। मैंने कहा दाल और नमक में, दाल में क्या ज्यादा चाहिए, नमक की दाल, दाल। तो दाल ज्यादा होने पे दाल खराब होने के चांसेस कम है, बजाय नमक ज्यादा होने पे दाल के चांसेस नहीं आया। अरे सर एक बार फिर से, सर मैंने कभी दाल बनाई नहीं, फिर से सोच रहा मुझे दाल का नहीं। और किसी ने कहा कि सर दाल बनाते वक्त दाल के जो सीड है वो ज्यादा हो गए, तो हमने कहा कोई बात नहीं, ले आओ, गाढ़ी हो गई, खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि सर दाल में नमक ज्यादा हो गया है, हाय राम, पानी डालोगे बात की बात है। मुझे ये बताओ, नमक ज्यादा होना आसानी में पकड़ में आ जाएगा कि दाल ज्यादा होना? नमक, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट कम थी, ज्यादा थी कि कम? और किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी? दाल। तो आपको भाई मालूम होना चाहिए, एक न्यूट्रिएंट है मैक्रो और दूसरा माइक्रो, जिसकी डेफिनेशन में ये मोर देन 10 मिलीमोल, इसकी रिक्वायरमेंट कम की ज्यादा, तो इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस, और माइक्रो इट इज लेस देन 10 मिलीमोल। तो बताओ लेस देन 10 मिलीमोल है तो इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा, जिसकी रिक्वायरमेंट कैसी है कम, उसको ज्यादा लिया तो टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा। इसीलिए टॉपिक एनसीईआरटी का दोबारा देखो, और एनसीईआरटी के टॉपिक में टॉक्सिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट लिखा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसका मतलब वो बताना चाहते हैं टॉक्सिसिटी जनरली किसकी नहीं होती, किसकी नहीं होती है और किसकी होती है, क्योंकि माइक्रो का इन्वॉल्वमेंट, माइक्रो की जरूरत ज्यादा है कि कम, और अगर वो बढ़ा तो टॉक्सिसिटी हो जाए। पर अगर कोई कह दे कि मैक्रो की टॉक्सिसिटी कभी नहीं होगी, ये भी गलत है। मैक्रो की भी टॉक्सिसिटी होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पे होगी, ज्यादातर समय पर टॉक्सिसिटी कौन सा करता है? माइक्रो। हाँ सर अब चॉकलेट खा ली है, थोड़ा नींद आ रही है। आपका बंटवारा चाय, और फिर चाय के साथ एक पकौड़ी भी देखो। तुमने क्या सोचा हमको तो ढाबा खोल के? अरे बच्चों, मैं जानता था, मैं जिस दिन भी ये काम करता हूँ मेरी क्लास बर्बाद हो जाती, उस दिन आपको पढ़ना वढ़ना है नहीं, उस दिन तो आपको लगता है अरे यार आज अच्छे मूड में है। अच्छा मूड मेरा तब सबसे ज्यादा होता है जब तुम सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ते हो। एक दिन तुमने एसटीपी पढ़ा, इस पूरे सेशन में मुझे एसटीपी पढ़ाने में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि उस दिन तुमने सबसे शांति से सुना। एसटीपी याद है? इट वाज अ सीरियस, और आपको याद है कि 4 डब्बे लेकिन क्यों? क्योंकि उस दिन इन्वॉल्वमेंट दोनों तरफ से, और ऐसे में क्या होता है, मैं अकेले इंजन की तरह तुम्हें खींचता हूं, चलो भैया खींच के ले चलो, और इसी वजह से मुश्किलें आती हैं।
एक तो लोगों को गर्मी लग रही है, मैं इसको बिना पढ़ाई छोड़ने वाला, तो तुम आराम से पढ़ो, रिलैक्स हो, रिलैक्स। ऑनलाइन वालों तो बेचारे वैसे भी परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि सर क्या दिखा दें, अरे हटो यार। ऑनलाइन वालों बच्चे सब चॉकलेट वॉकलेट कुछ नहीं होती, ये मोह माया है, जैसे भूत वूत कुछ नहीं होता, सब झूठ है, हमने कुछ नहीं खिलाया, ये केवल नाटक करने का तरीका। बच्चों जब तुम सेलेक्ट होगे तुमको मैं अच्छे से 5 स्टार होटल में लेके चलूंगा। यस, ये दिस इज माय, तो चलो जब तुम लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं, जितने लोगों का सिलेक्शन इस साल होगा तुम होटल चुनना, मैं पहुंच जाऊंगा, बिल तुम्ही को देना पड़ेगा। हाँ, पूर्वांचल ढाबा। ₹32 प्लेट। पूर्वांचल ढाबा में मांगो वेज तो मिलता है नॉन वेज, दाल में मक्खियां फ्री, और कुछ लोग पूरी को निकालने के क्या हुआ, अच्छा है, तो देखो किसका उसको कितना घिन लग रहा है। बिटिया देखो हम लोग तो ऐसे कर लेते थे, इसी को बोलते हैं मक्खी चूर। अच्छा, जब पहली बार जब मेडिकल कॉलेज गया तो मेरे प्रोफेसर ने इसी बात पे मुझे बहुत डांटा इसी वजह से था। सिजेरियन सेक्शन में हम लोग को खड़ा किया, कई बार सुनाते हैं, और कई बार क्या होता है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करने पड़ते हैं। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन का मतलब होता है अचानक बच्चा पेट में फंसा और आप बच्चे को काट के बाहर निकालना है, किसी तरीके से पेट काट के बाहर निकालना है। तो उस समय तो हम ये नहीं कह सकते ना कि पेट खाली रखना, सर्जरी होगी। इसीलिए डॉक्टर जब सर्जरी होती है एक दिन पहले से आपको एनपीओ कर देते हैं, नील पर ओरल करते हैं, आप कुछ नहीं खाएंगे तो पॉटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी एनेस्थीसिया दी जाएगी आपके सारे स्फिंक्टर ढीले हो जाते हैं, खुल जाते हैं। स्फिंक्टर में समझते हो? अब अगर इंटेस्टाइन के स्फिंक्टर खुले तो जो भी इंटेस्टाइन में फंसा बाहर। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, इधर इंटेस्टाइन से बाहर मटेरियल, उधर से कैथेटर से यूरिन बाहर, इधर से सलाइवा बाहर, और लोग काट रहे। अब डॉक्टर क्या करता है, सिजेरियन करते वक्त बहुत सारी पॉटी पड़ी हुई है, उसमें एक वाइट फिर उसके बाद ग्रीन चादर बिछा करके सिजेरियन सर्जरी होती है। और हम लोग गए तो हमने कहा ये तो पॉटी पड़ी है, उन्होंने कहा चलो मुर्गा बन जाओ। अगर इससे तुम्हें घृणा आ रही है तो तुम डॉक्टर मत बनो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अच्छा इंसान कभी मिलेगा ही नहीं, और जो अच्छा होगा वो भी तभी आएगा जब वो खराब होगा। साहब बड़ी फुड़िया हो गई है, और आते ही आते वो कहेगा देखो साहब पस पड़ा हुआ है, दूर रहो। वो कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ही होता है। अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है जिसमें आपको सुंदर सुंदर लोगों की तरह साथ मिलना है तो आप डॉक्टरी भूल जाइए, क्योंकि डॉक्टर के पास आदमी तभी आता है जब क्या हो। तो जब भी आपको कोई गंदी वाली बात सुनाई जाए तुरंत सुना करो यस इंटरेस्ट। ऐसे मक्खियां गंदा, इससे घृणा करने की जरूरत। तो बताओ पौधा ग्रोथ में इंक्रीज कर रहा कि रिटार्डेशन? रिटार्डेशन। अब टॉपिक संभालते हैं। तो किन्होंने कहा कि भैया रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में अगर आपने क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा लिया और वो भी लोअर की हायर तो आपको भी टॉक्सिसिटी होगी। और जब भी पौधों में टॉक्सिसिटी होगी ध्यान रहे ग्रोथ का रिटार्डेशन होगा। और टॉक्सिसिटी के दौरान जो ग्रोथ का रिटार्डेशन होता है उसमें पौधे अपना ड्राई वेट कम करने लगते हैं, उनका ड्राई वेट डिक्रीज होने लगता है। और इस वजह से एनसीईआरटी ने एक डेफिनेशन बनाई, हो सकता है कि वो एक टेक्निकल डेफिनेशन भी हो, पर मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन को सबसे ऊपर रखते हुए इस डेफिनेशन को बता रहा हूं। बोलता हूं इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट विच डिक्रीज द ड्राई वेट ऑफ द प्लांट मोर देन 10%। 10% से ज्यादा अगर ड्राई वेट कम होने लगे
तो मिनरल की वो कंसंट्रेशन क्या कहलाएगी? टॉक्सिसिटी। फिर से बोलो। या फिर टॉक्सिसिटी की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, इट इज अ कंसंट्रेशन मोर देन ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मोर देन ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन हमेशा टॉक्सिसिटी कहलाती है, लेकिन ये डेफिनेशन टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि व्हेनेवर देयर इज अ टॉक्सिसिटी, ग्रोथ बढ़ने की बजाय कम होगी, और ग्रोथ कम होगी तो ड्राई वेट भी कम होगा। और अगर ड्राई वेट कितना कम हो जाए? 10% से ज्यादा। तो जिस मिनरल कंसंट्रेशन पे 10% से ज्यादा बेटा ड्राई वेट कम हुआ, वो क्या कहलाएगी? टॉक्सिक। इट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट which decreases dry weight of plant more than 10%। 10% से ज्यादा अगर ड्राई वेट डिक्रीज करने लगे तो ऐसी कंसंट्रेशन को हम लोग टॉक्सिसिटी बोलते हैं। सूर्य क्या हो गया? दुखी मत हो। टॉक्सिसिटी क्या होती है? एनसीईआरटी की डेफिनेशन बता पाओगे? ये डेफिनेशन मुझे नहीं चाहिए, ये तो अपनी डेफिनेशन है। बताओ कितनी बेटा बाउंड्री थी? 2, एक लोअर और एक अपर। लोअर से नीचे लिखने नहीं दिया बदतमीज ने, कल मुहे ने। हाँ बेटी अब तो वापस आएगा नहीं? नहीं आएगा? अच्छा बताओ, फिर से बोल देना, लिख देना। बताओ, एनी कंसंट्रेशन अबव द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन इट इज टॉक्सिसिटी। जब भी होगी तो पौधे की ग्रोथ घटेगी कि बढ़ जाए? घट जाए। ड्राई वेट बढ़ेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। क्या कोई कंसंट्रेशन टॉक्सिसिटी कहला सकती है? एनी कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट विच डिक्रीजेस द ड्राई वेट ऑफ द प्लांट मोर देन 10%। 10% से ज्यादा अगर ड्राई वेट कम हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? टॉक्सिक कंसंट्रेशन। आज जुम्मा तो नहीं है? अच्छा ठीक है, आगे सुनो। टॉक्सिसिटी इज डिफिकल्ट टू डिफाइन। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन। डायग्नोस, इसको डायग्नोस करना मुश्किल है बेटा। हो सकता है कि आखिरी टॉपिक हो, अगर ऐसा है तो इसको बहुत ध्यान से समझ लिया जाए। टॉक्सिसिटी इज डिफिकल्ट टू डायग्नोस। क्यों? क्योंकि टॉक्सिसिटी ऑफ वन मिनरल एलिमेंट, one mineral element may produce deficiency of other mineral element। एक मिनरल एलिमेंट की टॉक्सिसिटी हो सकता है किसी दूसरे मिनरल एलिमेंट की डेफिशिएंसी कर दे। ये पॉइंट बड़ा मुश्किल है समझने में। उन्होंने इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि एक सॉइल में मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो रही है। मैग्नीज बहुत ज्यादा मात्रा में है, यानी अपनी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा है। तो जब भी मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होगी, पत्तियां जो हैं उनमें ब्राउन स्पॉट आने लगेंगे। ब्राउन स्पॉट आने लगेंगे। ब्राउन है कि ग्रे? ब्राउन स्पॉट आने लगेंगे। और इनकी जो वेन होगी वो पीली पड़ने लगेंगी। क्लोरोटिक वेन, वेन क्लोरोटिक होने लगेंगी, मतलब वेन में क्लोरोसिस होने लगेगी। स्पॉट ब्राउन आने लगेंगे और क्लोरोटिक वेन होने लगेगी जब मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो। बोले ऐसा क्यों हो? बोलते हैं जब मैग्नीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, अपटेक हो रहा होगा, मैग्नीज इतना ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा कि वो मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, मैग्नीशियम को रोक देगा, और वो आयरन को भी रोक देगा। किसको रोक देगा? आयरन। बताओ एब्जॉर्प्शन किसका बाधित हो जाएगा? गड़बड़ कर दिया भाई। कौन एब्जॉर्ब होगा? किसको नहीं होने देगा?
मैग्नीशियम को और आयरन। बताओ मैग्नीशियम और आयरन के एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करेगा कि अपोज? इसका मतलब मैग्नीज की टॉक्सिसिटी डिफिशिएंसी किसकी है? आयरन और मैग्नीशियम। अभी सुनो, फिर रुको, पहले एब्जॉर्प्शन लेवल पर इतना ही है, रट्टा मारते हो इसीलिए गड़बड़ कर देते हो। और इसको मुझे ऐसे ही चाहिए, जिस समय मैग्नीज अपटेक हो रहा होगा, किसको अपटेक नहीं होने देगा? आयरन और मैग्नीशियम को अपटेक होने देगा कि नहीं? नहीं। और कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन रोक देगा। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प दिक्कत नहीं करेगा, कैल्शियम से कहेगा एब्जॉर्प्शन कर लो। कैल्शियम जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसके ट्रांसलोकेशन को रोक देगा। एपिकल मेरिस्टम में जो कैल्शियम जा रहा होगा उसे जाने देगा कि रोक देगा? तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कि ट्रांसलोकेशन को इंटरप्ट करेगा। और जिन भी एंजाइम्स में मैग्नीशियम की जरूरत है, उन एंजाइम में मैग्नीशियम को रिप्लेस करके खुद घुस जाएगा मैग्नीज। देखा, मैंने कहा था एक बार में नहीं आएगा, हटा दें। हाँ, अब पूछेंगे तब बताना। हाँ बताओ, किसकी टॉक्सिसिटी? और मैग्नीज मैक्रो है कि माइक्रो? और मैंने बोला था जनरली टॉक्सिसिटी किसकी होगी? माइक्रो। अगर मैं क्वेश्चन कभी ऐसे बनाऊं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली इन्वॉल्व इन टॉक्सिसिटी? रुक जाओ, ऑप्शन सुनो। ए मैग्नीशियम, बी आयरन, सी मैग्नीज, डी पोटेशियम। व्हाई नॉट आयरन? आयरन माइक्रो के रेस्पेक्ट में ज्यादा, तो इन सब में बेटर ऑप्शन कौन? मैग्नीज। बिना कुछ किए क्वेश्चन का आंसर मैग्नीज क्यों आया? क्योंकि टॉक्सिसिटी जनरली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कौन करता है? माइक्रो। और आयरन भी माइक्रो और मैग्नीज भी माइक्रो, इन दोनों में ज्यादा कौन लिया जाता है? आयरन। तो ज्यादातर टॉक्सिसिटी कौन से लेगा? मैग्नीज। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, जब भी मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होगी, मैग्नीज का अपटेक ज्यादा होगा, लेकिन जब मैग्नीज का अपटेक हो रहा होगा तो दो चीजों के अपटेक बाधित होंगे। बोलो कौन? मैग्नीशियम और आयरन। आयरन के अपटेक बाधित होंगे। तो जब मैं पूछूं मैग्नीज किनके एब्जॉर्प्शन को रोकता है? आयरन और मैग्नीशियम। प्लीज कैल्शियम का नाम मत लेना, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन की बजाय ट्रांसलोकेशन को रोकता है। कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को रोकता है। अब बताओ, मैग्नीज किसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है? आयरन और मैग्नीशियम। खुद एब्जॉर्ब हो जाएगा? किसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा? मैग्नीशियम और आयरन। और किसको ट्रांसलोकेट नहीं होने देगा? कहां पर नहीं होने देगा? एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम में कैल्शियम को जाने देगा कि नहीं जाने देगा? और तीसरा, जिन भी एंजाइम्स में, ध्यान सुनना, तीसरा काम, जिन भी एंजाइम में किसकी जरूरत है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जाएगा कि मैग्नीशियम जाएगा? तो जनरली हर जगह मैग्नीज पहुंचेगा और कुछ लोगों को जाने नहीं देगा। बोलो किसको किसको? मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम। तो लोग कहते हैं कि मैग्नीज की टॉक्सिसिटी एक्चुअली ये टॉक्सिसिटी नहीं है, बल्कि डेफिशिएंसी है। किसकी किसकी? हाँ, आयरन की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम। और इसीलिए टॉक्सिसिटी को डायग्नोस करना बहुत आसान की बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। और इसी को बोला गया था कि जब मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होगी, यहां पर स्पॉट आएंगे। कैसे स्पॉट? ब्राउन स्पॉट। और यहां पर
वेन क्लोरोटिक होंगी, क्लोरोटिक वेन। किसी तरह हम लोगों ने मुश्किल में टॉपिक पूरा किया है, लेकिन ये टॉपिक मुश्किलों में नहीं जाना चाहिए। क्या हमने टॉक्सिसिटी की डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको? पहले नॉर्मल डेफिनेशन, फिर एनसीईआरटी की डेफिनेशन, फिर ये पढ़ा पाओगे? नॉर्मल डेफिनेशन, एनी कंसंट्रेशन मोर देन ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। दो क्रिटिकल वैल्यू थी, एक लोअर और एक लोअर वाली क्रिटिकल कंसंट्रेशन फॉर डेफिशिएंसी, ऊपर वाली क्रिटिकल कंसंट्रेशन फॉर टॉक्सिसिटी था। इन दोनों के बीच में ऑप्टिमम था। इस क्रिटिकल के नीचे डेफिशिएंसी, उसके ऊपर पक्का। अब सुनो, टॉक्सिसिटी की जब भी होगी ग्रोथ बढ़ेगी कि कम होगी? ड्राई वेट कम होगा। और ड्राई वेट कितना कम हो जाए? 10। तो क्या एनसीईआरटी की एक डेफिनेशन है? इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल एट which decreases the dry weight more than 10%। 10% से ज्यादा ड्राई वेट कम करेगा तो क्या कहलाएगा? पक्का। अच्छा बताओ, टॉक्सिसिटी को डिफाइन करना, डायग्नोस करना आसान की मुश्किल? इट इज डिफिकल्ट टू डायग्नोस। क्यों? टॉक्सिसिटी ऑफ वन मिनरल में प्रोड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ अदर मिनरल। क्या कोई ऐसा एग्जांपल है? क्या मैग्नीज की टॉक्सिसिटी है? सिम्टम क्या आएगा याद है? स्पॉट, ब्राउन, क्लोरोटिक वेन होंगी और साथ में क्लोरोटिक वेन। तो बताओ इसमें क्या होगा? कौन एब्जॉर्ब होगा? मैग्नीज। किसको नहीं होने देगा? कैल्शियम को एब्जॉर्ब तो होने देगा, ट्रांसलोकेट। और जिन जिन एंजाइम में किसकी जरूरत होगी? मैग्नीज। वहां पर कौन हो जाएगा? पक्का। इस तरीके से हमने टॉक्सिसिटी पढ़ ली। नाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। ये कोई पढ़ाने की चीज नहीं है, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल यही टॉपिक है। इट इज ऑल्सो नोन एज अपटेक ऑफ मिनरल। और मैंने कहा था बेटा कि अब इस टॉपिक को बड़ा मत करना। मैंने बहुत मुश्किल में पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपको। जिनकी आज पहली क्लास है उनके लिए बोल रहा हूं, बाकी लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आपको ये एरो याद है? एब्जॉर्प्शन का ही नाम क्या होता है? अपटेक। इट इज द मूवमेंट ऑफ मिनरल, मूवमेंट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम soil up to xylem of कोई बात नहीं, हो जाता है। गलतियां करना बहुत जरूरी होता है। गलतियां कैसे आप सीखते हैं? एक बार आपसे फ्लोएम निकला, अब आप फ्लोएम जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे और हमेशा क्या बोलेंगे? जाइलम। तो जाइलम तक पहुंचना है। रास्ते में कौन कौन मिलेगा याद है? सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर मिलेगा कॉर्टेक्स। जरूरत पड़ेगी इसलिए डायग्राम बना रहे। फिर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, और फिर जाइलम। यहां पहुंचना है। बताओ कितने रास्ते? पढ़ा चुका हूं, दोबारा पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब कोई वजह होगी, बिल्कुल होगी। बताओ दो रास्ते हैं, एक कौन? एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट है, और एक सिम्प्लास्ट। तो दो रास्तों में से कौन है जो पूरा चला जाएगा? और कौन? एपोप्लास्ट। अब मैं इसे डिटेल में पढ़ा रहा हूं, यहां लिखा है। जब घर जाओगे एब्जॉर्प्शन में ये सारी बातें लिखी हैं। बोलते हैं एब्जॉर्प्शन की दो फेजेस हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे जितना मुझे परेशान करो। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल की दो फेजेस हैं, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि कौन पहली फेज है, कौन सेकेंड फेज है। जो पहली फेज है, इट इज अ फास्ट एंड रैपिड फेज। इट इज अ रैपिड फेज। तो पहले जो मिनरल भागेगा बहुत तेजी से भागेगा,
और भाग करके जाएगा फ्री स्पेसेस में। कहा? सेल के अंदर कि सेल के बाहर? फ्री स्पेसेस तक भागेगा। तो फर्स्ट फेज इज रैपिड फेज। मिनरल move in free spaces and the mechanism is apoplast। सिम्प्लास्ट की एपोप्लास्ट? एपोप्लास्ट। और याद रखना इट इज अ पैसिव, ये फेज पैसिव है, बहुत देर तक नहीं चलेगी, बहुत थोड़ी देर तक चलेगी। मैंने इसके पहले भी पढ़ा रखा है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन पैसिव भी है एक्टिव भी है, लेकिन ज्यादातर तो शुरुआत में थोड़ी देर के लिए पैसिव, उसके बाद एक्टिव। तो पहली फेज है मिनरल मूव करते हैं, फ्री स्पेसेस तक जाते हैं, खाली जगहों पे भर जाते हैं, और इस मूवमेंट में एपोप्लास्ट इन्वॉल्वमेंट है। और एक्टिव है कि पैसिव? पैसिव। लेकिन भाइयों पैसिव होने के लिए भी आपको एपिडर्मिस तो क्रॉस करनी पड़ेगी, और इसलिए आपको यहां पर कैरियर प्रोटीन की जरूरत है। पानी में कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं थी, एपोप्लास्ट में, मिनरल में जरूरत है। और ऐसी कैरियर प्रोटीन को चैनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चैनल। व्हाट इज चैनल? जिसमें एटीपी की जरूरत, पढ़ाया था मैंने, जिनमें एटीपी की जरूरत, वो चैनल है कि पंप्स है? चैनल। तो बताओ फर्स्ट फेज में जो कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी वो पंप्स है कि चैनल? और चैनल्स में एटीपी की जरूरत। इतने पॉइंट बोल पाओगे? पहला फेज रैपिड, मिनरल कहां मूव करेंगे? फ्री स्पेस, सिम्प्लास्ट की एपोप्लास्ट, और एक्टिव की पैसिव, एनर्जी की जरूरत फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। अब जो मिनरल इन फ्री स्पेसेस में भर गया है वो एंडोडर्मिस के आगे जा पाएगा कि नहीं जा? क्यों नहीं जा पाएगा? क्या यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप है? और फिर मैंने बताया था कि एंडोडर्मिस में भी कैरियर प्रोटीन होती, किसी को याद है? पिछले चैप्टर पढ़ाया था, एंडोडर्मल कैरियर प्रोटीन, दे आर द कंट्रोल पॉइंट, पढ़ाया था? भूल गए? कंट्रोल पॉइंट जहां पर हम क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों एडजस्ट करेंगे। बट दीज कैरियर पॉइंट दे रिक्वायर एटीपी। क्या रिक्वायर करती है? एटीपी। और एटीपी तो एक्टिव की पैसिव? एक्टिव। हाँ, तो बोलते हैं दूसरा फेज है ये स्लो फेज है, और इस स्लो फेज में मिनरल सेल के अंदर एंट्री करते हैं, इनसाइड द सेल जाते हैं, और इनसाइड द सेल जाने की वजह से ये एपोप्लास्ट है कि सिम्प्लास्ट? सिम्प्लास्ट। और सिम्प्लास्ट के साथ साथ ये पैसिव की एक्टिव, और यहां चैनल यूज होंगे कि पंप्स। और मैंने एक शब्द भी एनसीईआरटी के बाहर का यूज नहीं किया, इसलिए घर जाके आज दोबारा पढ़ना। इसे बताओ, मिनरल एब्जॉर्प्शन पिछले चैप्टर में भी सर ने पढ़ाया था, पर ऐसे नहीं पढ़ाया था। तब सर ने पढ़ाया था एब्जॉर्प्शन कितने प्रकार का? दो। एक कौन? पैसिव। एक कौन? ज्यादातर एक्टिव, कम पैसिव। एक्टिव होने के ज्यादातर कारण याद है? डरो मत, 10 मिनट फास्ट है, ये 10 मिनट फास्ट है, बस 5 मिनट में छोड़ना। 10 मिनट फास्ट है, देखो कितना टाइम हो रहा है, 1:15, 5 मिनट और ले रहा हूं बस। तो याद रखना, रैपिड और स्लो में कौन सा रैपिड? फर्स्ट। सेकेंड फेज स्लो। एक्टिव की पैसिव? एक्टिव। ये वाला पैसिव। इसमें जो यूज होंगे चैनल, और इसमें बस उन्होंने एक नई बात बताई है, सेल के अंदर मिनरल का जाना या फिर आना, इट इज नोन एज फ्लक्स। बोलो क्या? और फ्लक्स दो प्रकार का, मिनरल का अंदर जाना इट इज नोन एज इनफ्लक्स, और मिनरल का बाहर आना इट इज इनफ्लक्स। अच्छा बच्चों, सही से बता दो, अगर ये हो चुका है, बस ये हो चुका है, तो बताओ इसका नाम? ट्रांसलोकेशन। अगला टॉपिक दे, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल। पक्का? क्या इसको पढ़ाना बहुत मुश्किल होगा? क्या मैं पढ़ा चुका हूं? क्या मुझे दोबारा पढ़ाना चाहिए? नो सर। याद रखना, ट्रांसलोकेशन पढ़ाया था, 2 हाइपोथेसिस लिखती थी, एक मास फ्लो हाइपोथेसिस,
ट्रांसपिरेशन पुल, एक तरफ रूट प्रेशर, एक तरफ ट्रांसपिरेशन। डिक्सन जॉली की थ्योरी याद है? बोलो, कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल, हाइपोथेसिस। मिनरल यहां पहुंच गया, जमा हो जाएगा। सोर्स एंड सिंक हाइपोथेसिस, सोर्स से सिंक जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगला टॉपिक है ट्रांसलोकेशन। ध्यान से सुनो और इसके बाद घर जाओ। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल। मिनरल जब भी ऊपर चढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम से चढ़ेंगे। ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के साथ ऊपर जाएंगे। और कुछ लोगों ने इस बात को प्रूव करने की कोशिश की कि आप वाकई ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम से जाएंगे। सुनना, ये एक्सपेरिमेंट बुक में लिखा है, जल्दबाजी में छूट ना जाए। लोगों ने कुछ नॉर्मल मिनरल के साथ कुछ रेडियो एक्टिव मिनरल डाल दिए, और फिर इन मिनरल को मूव करने दिया। ये रेडियो एक्टिव मिनरल पत्तियों तक पहुंचे। इन्होंने कहा नो डाउट सॉइल से मिनरल गए और पत्तियों तक पहुंचे, इसका मतलब मिनरल तो ऊपर चढ़े, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर उन्होंने इस स्टेम को कट किया और स्टेम के टिश्यूज में रेडियो एक्टिविटी छांटी, तो देखा कि सेंटर में रेडियो एक्टिविटी थी और सेंटर में भी वेसल में, किसमें थी? वेसल। और वेसल में पानी जाता है, क्या जाता है? वाटर। इसका मतलब वाटर के साथ कौन जुड़ा, कौन गया? मिनरल। इससे प्रूफ होता है कि जिस जिस जगह पर मिनरल, जिस जगह पर वाटर, उस जगह पे मिनरल। और हाइपोथेसिस का नाम, यस प्लीज, कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल, हाइपोथेसिस। याद रहेगा? चलो, जुम्मा मुबारक, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। जल्दी जाओ, मिल जाएगी अभी नमाज, जाओ।